हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एनईपी के अंतर्गत हमारा जो MJ1 पेपर है उससे काफ़ी महत्वपूर्ण विषय प्राचीन कालीन अंतर्देशीय व्यापार, जिसे हम इन लैंड ट्रेड इन एंशिएंट इंडिया टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में प्राचीन काल से ही अंतर्देशीय व्यापार होता रहा है। यहाँ व्यापार और उद्योग का संबंध सामान्यतया वैश्य वर्ग द्वारा किया जाता रहा था। विभिन्न उत्कीर्ण लेखों तथा साहित्यों में दो प्रकार के व्यापारियों का उल्लेख है। वे हैं वणिक, जिनकी अपनी वस्तुओं के प्रदर्शन के लिए एक स्थायी स्थान अर्थात दुकान होता था, और सार्थवा, जिन्हें बोलचाल में काफिले वाले व्यापारी कहा जाता था। सार्थवा प्राचीन काल में देश के अंदर व्यापार और देश के बाहर अन्य देशों के साथ व्यापार दोनों के लिए समूह बनाकर चलते थे। दुकानदार सामान खरीदकर और बेचकर अपना निर्वाह करते थे। व्यापारी वर्ग में सोना चांदी के व्यापारी सम्मिलित थे, जो स्वर्ण रजत आदि का व्यापार करते थे। व्यापारी के अंतर्गत साहूकार भी आते थे, जो रुपए उधार देते थे और उस पैसे पर ब्याज लेते थे। इसके अलावे अन्य प्रकार के व्यापारी थे वस्त्र विक्रेता, जो बढ़िया बुने हुए वस्त्र अपने भंडार में रखते थे। वे व्यापारिक माल का विनिमय भी करते थे और इस प्रक्रिया को प्रतिपण्य कहा जाता था। व्यवसायियों की दुकानों के मुंह सामान्यतया सड़कों पर खुलते थे। वे अपना माल बिक्री के लिए सजा कर रखते थे। विक्रेता और क्रेता के मध्य सौदेबाजी परितव्य कहलाती थी और वस्तुओं की कीमत वस्तुतः मांग और उपभोग के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। बयाना देने पर सौदा पक्का हो जाता था। माल निरीक्षण और दलाल के द्वारा किसी सौदे की बातचीत करने के भी उल्लेख है। सौदे का लेन देन पूरा हो जाने पर दलाल को उसकी दलाली मिलती थी। विक्रय योग्य वस्तुएं अनेक थी और उसी प्रकार उसके व्यापारी भी अनेक थे। इन वस्तुओं में उल्लेखनीय थी रेशम, ऊन, कपास, कपड़ा, कंबल, हिरन की खाल, जूते एवं चप्पल, लोहे की जंजीर, खेती के औजार, मिट्टी के बर्तन, मधुशालाओं में बिकने वाले मादक द्रव्य इत्यादि। कुछ ऐसी वस्तुओं का भी उल्लेख है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता था। उदाहरण के लिए गौ मांस बेचा नहीं जा सकता था और ना तिल की बिक्री हो सकती थी, परंतु सरसों के तेल की बिक्री की अनुमति थी। काफिले में चलने वाले व्यापारी, जो सार्थवा कहलाते थे, चलते फिरते लोग थे। वे एक मुखिया के साथ सार्थवा ज्येष्ठक या प्रमुख कहा जाता था नेतृत्व में दूर दूर तक यात्रा करते थे। उदाहरण के लिए श्रावस्ती से सोपारा, जो उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र है, तक वे, जो कि 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूर है। जो कोई अपने काफिले के साथियों से बिछुड़ जाता था वह स्वभावतः भटक ही जाता था। कभी कभी डाकू समूचे काफिले को लूट लेते थे। व्यापारी अपने जोखिम पर यात्रा करते थे और माल को ढोने वाले गाड़ियों और छकड़े के मालिक किसी नुकसान के जिम्मेदार नहीं थे। समुद्र में जाने वाले यात्री अधिक साहसी होते थे। वे माल से लदे जहाजों में बैठकर तूफानी समुद्रों की यात्रा करते थे। जहाजों के समुद्र की तरंगों की चोट खाने और तेज आंधी की चोट खाने के उल्लेख हैं। जहाज के कर्णधारों को, जिसे पाली ग्रंथ मिलिंद पानों में नियामक कहा गया है, ऐसी स्थिति में अत्यंत सावधान रहना पड़ता था। जहाज घाट का और नाव से ढुलाई का प्रभार, जिसे हम सामान्यतः गुल्म तारपण्य नाव के कहते हैं, नाव के बंदरगाह से रवाना होने से पहले ही पेशगी ले लिया जाता था। यद्यपि समुद्र यात्रा से सकुशल वापसी किसी भी व्यापारी के जीवन का एक आनंदपूर्ण घटना होती थी, फिर भी यात्रा की कठिनाई व्यापारियों को समुद्र पार जाने से रोक नहीं पाती थी। देश में कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग थे। एक दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाने वाला मार्ग आंध्र प्रदेश में स्थित प्रतिष्ठान को महिष्मती, उज्जैन और विदिशा, जो सभी मध्य प्रदेश में है, और कौशाम्बी, जो इलाहाबाद होते हुए साकेत अर्थात अयोध्या से जोड़ता था। प्रतिष्ठान का संबंध दक्षिण में कांची और मदुरै से भी जुड़ा हुआ था। दूसरा मार्ग जो पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाता था, अधिकतर नदी के रास्ते
चंपा अर्थात जो मुंगेर बिहार में पड़ता है से वाराणसी तक जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बनवाया गया प्रसिद्ध राजकीय मार्ग, जिसका कि मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है, पाटलिपुत्र को पुष्कलावती जो कि पेशावर पाकिस्तान में है से मिलाता था। पेरिपल्स में भी अंतर्देशीय व्यापारिक मार्गों का उल्लेख है। एक मार्ग पुष्कलावती से सिंधु नदी के रास्ते इंडोसीथिया की राजधानी मिनियागारा और उनके बंदरगाह बाबेरिंकम जो कि वर्तमान में आधुनिक मुंबई या महाराष्ट्र में है तक जाता था, और दूसरा कैस्पा पी ग्रीड जो कि कश्मीर का पुराना नाम है और हिंदू कुश और काबुल पुष्कलावती के रास्ते बैरीगाजा जो कि भड़ौच गुजरात का क्षेत्र है की प्रसिद्ध मंडी से जोड़ता था। इसके साथ ही साथ बहुत सा समुद्र तटीय व्यापार भी होता था जो पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटों को व्यापारिक मंडियों का संबंध एक दूसरे से जोड़ता था। पेरिपल्स में तथा टालबी की ज्योग्राफी में जिन बड़े व्यापार केंद्रों का उल्लेख है वे थे सिंध के बाबेरिंकम, बैरीगाजा, सुपारा और आगे दक्षिण की ओर में सेमिलिया जो कि बम्बई का दक्षिण पार्ट है, नौरा जो कि मंगलौर में पड़ता है, टीडिस, काडालुंगी, मुजिरिस ये सभी केरल में है। इसके अलावा आधुनिक तमिलनाडु कोरकी, कावेरीपत्तम, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि में भी थी। मिलिनपानों में कई नाविक केंद्रों का उल्लेख है जिनमें कुछ समुद्र तटीय मंडी भी सम्मिलित है। व्यापारिक प्रयोजनों के लिए इन मंदियों के साथ महानगरों अर्थात राजधानियों से जुड़ा हुआ था। अब अंततः हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही अंतर्देशीय व्यापार का अस्तित्व रहा है। दरअसल वैश्य वर्ग द्वारा वाणिज्य व्यापार का संचालन होता था। वे स्थल तथा जल मार्ग से वस्तुओं की खरीद बिक्री का कार्य करते थे। इनका तत्कालीन अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान था। ये व्यापारिक वर्ग काफी समृद्ध एवं साहसी होते थे और देश के दूर दराज के भागों में जाकर व्यापार किया करते थे। इस दौरान अनेक व्यापारिक मार्ग एवं मंडियां भी काफी प्रसिद्ध थी, जहां विदेशों से भी व्यापारी व्यापार के लिए आते थे। तो आज के लिए हमारा विषय यही समाप्त होता है। धन्यवाद।